नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा इस उपक्रम के अंतर्गत अनलॉक चरक संहिता इन 20 व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का पुनश्च स्वागत। चरक संहिता अध्ययन अध्यापन और तद्विद्य संभाषा, इसके लिए उत्तम व्यक्ति, उत्तम गुरु जो है वो है वैद्यराज गाडगे सर, एमडी, पीएचडी, एमफिल संस्कृत। इनका नाम ही इनका परिचय है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं कुछ चीजें बता रही हूँ। इनका 40 सालों से यशस्वी चिकित्सक के रूप में आयुर्वेद क्षेत्र में बड़ा ही योगदान रहा है। संशोधन की हमेशा ही इनकी दृष्टि रही है। इसलिए आयुर्वेदीय त्रिस्कंध कोश, आयुत निदान आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, आयुत उपचार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर, कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट, प्राइमरी स्टडी ऑफ कैंसर इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, इन अलग अलग विषयों में वे हमेशा ही संशोधन करते रहे हैं। वे honorary Ayurvedic consultant for kidney disorders and cancer at Institute of Ayurveda and Integrative Medicine, बैंगलोर में कार्यरत है। विभिन्न देशों में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए आप हमेशा ही गमन करते रहते हैं। अवार्ड्स की श्रृंखला तो कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर भी वैद्य मावा कोल्हटकर रिसर्च अवार्ड बाय खड़ीवाली वैद्य संशोधन, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड पुणे, लक्ष्मी मुरेश्वर अवार्ड फॉर त्रिस्कंद कोश रिसर्च, वैद्य श्री शिवनाथ शर्मा आयुर्वेद रिसर्च अवार्ड फॉर लक्षण कोश रिसर्च, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख जी के द्वारा भी विशेष सम्मानित है। सबसे बड़ा आपका जो काम है वो है पब्लिकेशन का। सामान्य लोगों के लिए तथा वैद्यों के लिए आपने आयुर्वेदीय जीवनशैली आरोग्याची गुरुकिल्ली, कॅन्सर आयुर्वेदाचा सर्वांगीण दृष्टिकोन, गुंतवणूक आरोग्यातील आयुर्वेद माझ्यासाठी, कॅन्सर, हार्ट डिसीज अँड डायबिटीज, प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदिक पर्स्पेक्टिव्ह, मराठी ट्रान्सलेशन ऑफ सूत्रस्थान ऑफ अष्टांग हृदय, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ, और आपके इंटरव्यूज रिकॉर्डेड है जो यूएस में लिए हैं, सीडी के फॉर्म में भी है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स बहुत सारे जर्नल्स में भी पब्लिश हुए हैं। आपके 7 स्टूडेंट्स पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं। इसके द्वारा भी आप हमेशा अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं। जो इंसान अपना पूरा जीवन संहिता के अध्ययन के लिए तथा अध्यापन के लिए व्यतीत करता है और जो अहम भाव से परे है, उस व्यक्ति के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आयुर्वेद क्षेत्र के आप संत हैं। मेरे लिए गुरु, गुरुओं के भी गुरु और पिता समान है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आज आप हमें कोष्ठ शाखा गति इस विषय पे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमस्ते। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोर्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं
मोक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदे जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। आज का जो मेरा विषय है वो कोष्ठ शाखादिगति इस प्रकार का है और ये काफी बड़ा विषय है और मैं कोशिश करूंगा इसको न्याय देने के लिए। दोष गति जो बताई गई है, श्रेयस्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधा परा त्रिविधा च अपरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधिषु इत्युक्ता विधि भेदेन दोषाणां त्रिविधा। तो सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में इस प्रकार की गति के बारे में बताया गया है और क्षय स्थान और वृद्धि ये दोषों की 3 प्रकार की गति है। ऊर्ध्व अधस्तिर्यक ये एक 3 प्रकार की है और कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधिषु ये तीसरी गति है। ये विधि भेद से बताई गई है। तो विधि प्रकार सच अभिन्न जात्यानां कस्यचित् वेदांतरेण भवति। ये माधव निदान मधुकोष्ठिका में इसके बारे में बहस आई है कि विधि एक प्रकार ही होता है और अभिन्न जातियानां एक ही जाति के या एक ही स्वरूप के किसी चीज के बारे में कस्यचित् वेदांतरेण किसी दूसरे भेद के जरिए ये इस प्रकार की उसमें क्लासिफिकेशन इस प्रकार का हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार से त्रिविध दोष गति इस प्रकार से बताई गई है। तो हम जो अभी करेंगे वो कोष्ठ शाखादि गति के बारे में बहस करेंगे। व्यायामादूष्मणस्तैक्षणात् हितस्य अनवचारणात् कोष्ठात् शाखामदायन्ति तत्त्वान् मारुतस्य। तो व्यायाम, उष्मा की तीक्ष्णता, अहित हित का सेवन न करना, इससे और तत्त्वान् मारुतस्य और वायु की द्रुत गति से दोष कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। ये चरक का है। व्यायामादूष्मणस्तैक्षणात् अहिताचरणादपि कोष्ठात् शाखास्थ मर्माणि तत्त्वान् मारुतस्य दोषायन्ति। ये वाग्भट का है। तो मैं अभी इसके कारणों के बारे में ज्यादा विचार करने वाला नहीं हूँ। वो एक अलग इस प्रकार का लेक्चर हो सकता है। तत्रस्थाश्च विलंबन्ते कदाचिन्न समीरिताः नादेश काले कुर्वन्ति भूय हेतु प्रतीक्षा। और ये जब कोष्ठ शाखा मर्मास्थ संधि इसमें चले जाते हैं तो कदाचिन्न समीरिताः, कदाचित जिनको प्रेरणा नहीं मिली है वो वहीं पे विलंब करते हैं। न आदेश काले कुप्यन्ति, आदेश या अकाल इसमें इनका प्रकोप नहीं होता। भूय हेतु प्रतीक्षा, और वो हेतुओं की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं रोग को निर्माण करूं। वृद्ध्याभिषंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति मालुष्य ने कहा। तो वृद्धि से या विषंद होने से कारण, पाक होने के कारण, स्रोतोमुख विशोधन होने के कारण और वायु के निग्रह के कारण दो शाखाओं से कोष्ठ में आ जाते हैं। तो इसमें जो वायुश्च निग्रह ये है, ये थोड़ी अलग चीज है। मैं अंत में इसके बारे में बात करूँ जब हम प्राणायाम की बात करेंगे। लेकिन दोष वृद्धि हो जाती है तो वो मूल स्थान में आ जाते हैं। अभिसंधि अगर हम आहार लेते हैं, खास करके वमन के पूर्व जिस प्रकार का आहार बताया गया है उस प्रकार का आहार अगर लेते हैं या दोषों का पाक हो जाता है या स्रोतोमुख शोधन इस प्रकार का हो जाता है तो दो शाखा वगैरह से कोष्ठ में समा जाते हैं और फिर आगे जिस प्रकार से हमें उसके बारे में करना है, पंचकर्म से शुद्धि करनी है या शमन करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। अभी निजा और आगंतु रोगों के बारे में दो मुद्दे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। The alimentary canal is the main site of three दोष।
आमाशय, पश्चिमाशय और पक्वाशय, ये जो तीन, या आमाशय, ग्रहणी और पक्वाशय, ऊर्ध्वामाशय, अधोआमाशय और पक्वाशय, इस प्रकार से इसके बारे में बताया जाता है। तो ये कफ, पित्त, वात इनके स्थान है, और जो खाना हम खाते हैं वही बहुत सारे रोगों का, निज विकारों के बारे में कारण रहता है। तो ये महास्रोतस में ही है, जो खाना है वो महास्रोतस से ही गुजरता होता जाता है, तो ये तीन दोषों के बारे में प्रकोप कर सकता है। और ये कोष्ठ में ही है, अंतः कोष्ठ महास्रोत आम पक्वाशय ऐसी वाक्य की पंक्ति है। तो ये अंतः कोष्ठ में उनका संचय, प्रकोप वगैरह अवस्थाएं होती है, और फिर उनके द्वारा रोगों की निर्मिति होती है। तो निज विकारों में प्रायः इसी प्रकार से खाना खाने से जो दोष बनते हैं, वही कोष्ठ, जो अंतः कोष्ठ है, वहां पे ही उनका चय, प्रकोप वगैरह इस प्रकार का होना आरंभ होता है, और फिर वो बाकी जगह फैल जाते हैं। तो ये अगर एक बार प्रकृत हो गए, तो धातु, मल, अग्नि, स्रोतस इस प्रकार के उनको दूषित करते रहते हैं, बिगाड़ देते हैं उनको, और फिर उसके हिसाब से उनके बारे में तो उनको फिर से कोष्ठ में लाना और फिर बाहर निकाल देना, या उनका शमन करना, यह हमारा कर्तव्य रहता है। तो अंतः कोष्ठ महास्रोत आम पक्वाशयाश्रया, ये वाक्य का कहना है। सो दी महास्रोतस इज द अंतः कोष्ठ मेन। तो यहीं से ज्यादा कोष्ठ का उपयोग होता रहता है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इसके टीका में चरकरपाणी दत्त ने सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 2 से एक सूत्र उद्धृत किया है, और उसके बारे में कुछ टीका लिखी है, वो हम बाद में थोड़ा देखेंगे। रक्तवल स्रोत के बारे में उन्होंने लिखा है। फिलहाल ये जो सूत्र है, ये सूत्र आज के व्याख्यान का मुख्य विषय है। स्थानान्यामाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च मृदुमुक् फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। तो आम, अग्नि और पक्व इनका स्थान, तो ये सब बातें जो है वो अन्न के बारे में है। आमाशय में अगर दो भाग हम कल्पना करते हैं कि ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय, या फिर ऊर्ध्व आमाशय और ये अग्नि का स्थान, यानी कि ग्रहणी और पक्वाशय, ये तीन जो स्थान है वो अन्न के बारे में महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। मूत्र से दृढ़, यहाँ से अलगता शुरू हुई कि मूत्र का भी एक आशय इस प्रकार का होता है, कोष्ठ होता है। रुधिर का भी एक कोष्ठ होता है, रक्तपथ का भी एक कोष्ठ होता है, हृदय एक खुद कोष्ठ है, उंडुक ये भी कोष्ठ है, और फुफ्फुस ये भी कोष्ठ है। तो पहले तीन स्थानों के बारे में कोई संदेह नहीं है। निज विकारों के बारे में वही अंतः कोष्ठ के रूप में काम करता रहता है, और वहीं से दोष शाखा मर्मासी संधि में चले जाते हैं, व्यायाम और दुश्मन वगैरह कारणों से, और वहीं पे लाए जाते हैं। और अगर हम पंचकर्म कर रहे हैं, वमन कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं, बस्ती कर रहे हैं, तो जो दोष कोष्ठ में आए हैं उनके बारे में इस प्रकार की चिकित्सा हो सकती है। तो सुश्रुताचार्य के अनुसार ये मूत्र, रुधिर, रुद, फुफ्फुस, ये भी कोष्ठ है, ये एक अहम चीज है। तो अगर ये कोष्ठ है, तो उनके हिसाब में वहां से दोष शाखा मर्मासी संधि में भी जा सकते हैं, और फिर से वापिस उन्हीं कोष्ठों में आ सकते हैं, ऐसा इस सूत्र का मतलब होता है। तो हम दो सूत्रों को अगर जोड़ते हैं उस प्रकार से, तो यहाँ से भी शाखादि गति हो सकती है दोषों की फ्रॉम दिस कोष्ठ स्थान। तो ये जो कोष्ठ स्थान है, यहाँ से भी शाखादि गति दोषों की हो सकती है, ये इसमें अहम है। सो हम एक एक करके उसके बारे में सोचेंगे। मूत्राशय, ये जो कोष्ठ है, तो यूरिनरी ब्लैडर और बस्ती, जिसको सामान्य रूप से कहे जाते हैं, तो ये भी एक कोष्ठ है, और ये मर्म स्थान भी है, बस्ती एक मर्म है। और इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का
मर्म बताया गया है। शिव हृदय वस्त्यादि ये जो है वो सभी प्रधान मर्मों में उसका वर्णन किया जाता है। और त्रिमर्मी अध्याय में ये देखा जाता है कि बस्ती, हृदय और शिर इनका डायरेक्ट संबंध है, इन तीन मर्मों का डायरेक्ट संबंध है, इस प्रकार का कुछ है। इसलिए उन तीनों को इकट्ठा कर लिया है चरक में त्रिमर्मी अध्याय। अभी फिलहाल जो है कि सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के मरीज दिखते हैं, जिसमें हाथ पे पांव पे मुख्यतः सूजन रहती है, सांस फूलती रहती है, और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यकृतम डिस्प्लेसमेंट हाथ में लगता है। यकृत वृद्धि है ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट। तो इनके कहने का ये मतलब है कि ये मूल रूप से हृदय रोग इस प्रकार का है। और फिर लंग्स में कंजेशन इसके जरिए हो जाता है, और लंग में कंजेशन हो जाने के कारण लिवर की थोड़ी डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार की दिखती है, सांस फूलती है, और इसमें जान भी जा सकती है, ऐसा है। तो इस प्रकार के मरीजों में एलोपैथी में डायूरेटिक्स का प्रयोग करते रहते हैं, क्लासिक्स जो डॉक्टर है इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं, और फिर उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। रोगी की जान बच जाती है। अगर ये मरीज हमारे पास आए तो मैंने काफी इस प्रकार के मरीज ट्रीट किए हैं। तो हमें उसके बाद में लंदन पाचन वगैरह ये सब चीजें करनी पड़ेगी जो कन्वेंशनल मेडिसिन में है नहीं। तो हमारे हिसाब में बस्ती से दोष हृदय या शिव मर्म तक जा सकते हैं, और यहाँ हृदय मर्म काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। इसमें पेरिकार्डियल डिफ्यूजन ये भी दिखाई देता है कुछ मरीजों में इस प्रकार से। इस प्रकार का पल्मोनरी इस प्रकार का नहीं दिखाई देता है, लेकिन पल्मोनरी कंजेशन बहुत इस प्रकार का रहता है। तो हमारे हिसाब में ये सभी चीजें शुरू होती है वो अग्निमांद्य आम उसके जरिए शुरू होती है। तो पहली चिकित्सा उसकी लंघन और पाचन। तो लंघन और पाचन हो जाने के बाद दोष फिर से बस्ती में आने लगते हैं, और फिर अगर हमारे यहाँ मूत्र विरेचनीय इस प्रकार का बताया गया है। आश्चर्य की बात है कि चरक सूत्रस्थान चौथे अध्याय में 50 गण बताए गए हैं। उसमें मूत्र विरेचनीय, मूत्र विरेचनीय, पुरुष विरेचनीय वगैरह वगैरह इस प्रकार के गण है, लेकिन कहीं भी चिकित्सा स्थान में इन गणों का कहाँ उपयोग करना है उसके बारे में निर्देश नहीं कि यहाँ मूत्र विरेचन औषधों का प्रयोग करो, यहाँ मूत्र विरेचनीय औषधों का प्रयोग करो वगैरह इस प्रकार का कोई वर्णन आगे इन गणों के बारे में नहीं है। हाँ। निदान एक अलग चीज होती है, और चिकित्सा की दृष्टि से रोग को देखना ये एक अलग चीज इस प्रकार की। तो जब हम इस प्रकार के सीसीएफ के मरीज को देखते हैं, और मूल शुरुआत जो शरीर उसकी हुई है वो आम अग्निमांद्य इस प्रकार की है, तो लंघन पाचन करने के बाद ये अपने आप दोषों की प्रवृत्ति बस्ती में होने लगती है। हृदय जो आश्रय है वो छूट कर बस्ती में दोष आने लगते हैं, और फिर उस समय में अगर हम मूत्र विरेचनीय इस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग करें, उसमें थोड़ा पंचमूल एक अहम चीज है। मूत्र विरेचनीय गण में या बृहत्यादि कषाय वगैरह इस प्रकार के अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या चंद्र प्रभावटी, या फिर गोक्षवादी गुगुल वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो द्रव्य हैं जो पाचन करके मूत्र को बाहर निकाले। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि पहले लोग एलोपैथी में चले जाते हैं सीसीएफ के, वहां लासिक्स का टैबलेट दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, कुछ हद तक रिलीफ मिलता है, और फिर से कंडीशन दोहराती रहती है, क्योंकि कारणों पर उनका कोई ध्यान नहीं, आदमी के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं। तो ये देते रहने के बावजूद भी बार बार सूजन आती रहती है, बार बार सांस फूलती रहती है। तो उन मरीजों में
नासिक चालू है, 40 mg चालू है, फिर भी मूत्र परिवर्तन नहीं हो रहा, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो उसमें हम अगर अगर लंघन पाचन इस प्रकार से करवाते हैं, तो जब तक भूख नहीं लगती तब तक कुछ भी खाना नहीं, और जब भूख लगे तो पहले शुरू में लागामंड ही देना, उससे लघु और कुछ नहीं है, और धीरे धीरे संसर्जन कम करके आहार पर लाना, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो इस प्रकार से करते हैं तो मूत्र परिवर्तन होने लगता है, और मूत्र परिवर्तन के साथ दोष भी बाहर निकल जाता है। हमारा मकसद दोषों को शाखा मर्मादि स्थान से इस कोष्ठ में लाकर उनको बाहर निकालना, जो हम वमन विरेचन और बस्ती के द्वारा करते हैं। लेकिन यहाँ मूत्राशय या बस्ती ये कोष्ठ भी इस प्रकार का दोषों को बाहर निकालने का काम करता है मूत्र के लिए। वैसे मूत्र बाहर ही जाने वाला भाव है, और मूत्र से क्लेद वाहनम, यही उसका कर्म है। तो वो भली भांति इस प्रकार से अगर मूत्र के साथ दोषों को भी बाहर निकाल देता है तो रिलीफ मिल जाता है, उपशम हो जाता है, और हम भली भांति सीसीएफ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से कोष्ठ और कोष्ठ से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये मूत्राशय, ये भी एक अहम कोष्ठ इस प्रकार का है। तो ये प्रिंसिपल मैंने सीसीएफ के काफी मरीजों में प्रयोग किया है। एक्सेस इंटेक ऑफ वाटर, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, डिस्निया लीडिंग टू कार्डियक फेलियर। सो वी डोंट रिलाई ओनली ऑन डायरेटिक्स, हम केवल डायरेटिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। लंघन पाचन और फिर मूत्र विरेचनीय एंड इज प्रॉपर गाइडेंस ऑफ पथ्यापथ्य, ये भी अहम है कि पथ्यापथ्य हमें छोड़ना नहीं है, तो अग्नि के हिसाब से ही आहार देना है, ये सबसे अहम चीज इसमें रहेगी। दूसरा जो है रुधिर इस प्रकार का, कि रक्त का भी एक कोष्ठ इस प्रकार का बतलाया गया है। तो चक्रपाणि दत्त का कहना है कि यकृत और प्लीहा, हाँ, ये कोष्ठ ऑफ रुधिर है, इस प्रकार रक्त के कोष्ठ है, क्योंकि वो रक्त स्रोतस्थे मूल स्थान इस प्रकार के बताए गए हैं। रक्त की एक खासियत है कि ये दूष्य होने के बावजूद उसको बाहर निकालने के लिए शिराव्यध या रक्तमोक्षण की विधि बताया गया है। जब हम वमन विरेचन बस्ती की बात करते हैं तो हम सिर्फ दोषों को निकालते हैं, उनको अलग करते हैं और उनको निकालते हैं। यहाँ दोषों के साथ दूष्य भी बाहर चला जाता है। रक्त ये धातु है, एक अहम दूष्य है, और वो भी दोष के साथ बाहर निकल जाता है। और यकृतोदर या प्लीहोदर, इसके बारे में बताया गया है कि अगर प्लीहोदर है तो वाम बाहु से शिराविध करे, अगर यकृतोदर है तो दाएं बाएं बाहु से शिराव्यध इस प्रकार का करे। और शिराव्यध एक आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा बताई गई है। प्रधान विभागम तो विकार कार्य रक्तोषधत्वेन शिराव्यध तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रतिष्ठा कृता चिकित्सा पर बस्ती, बस्ती आधी चिकित्सा या पूर्ण चिकित्सा है, और उसी प्रकार से शिराव्यध ये भी आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा इस प्रकार की है। तो अगर हम स्नेहन स्वेदन भली भांति करते हैं और फिर इस प्रकार से रक्त के द्वारा दोषों को बाहर निकालते हैं, तो दोष उस रक्तव स्रोतस में आके और उनके लिए जो बाहुव्यध शिराव्यध करने के लिए बाहु के स्थान बताए गए हैं, उनके जरिए हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। कोलटकर सर का थोड़ा मानना अलग था। अगर शिराव्यध करने से ही हम इस प्रकार में सफलता पा रहे हैं, तो क्यों न हम शिरा का जो अवकाश है उसको ही कोष्ठ समझें, यूमेन जो है वो उसको ही कोष्ठ समझें, और फिर जो उसकी भित्ति है, वॉल है, वहां पे शाखा आदि इस प्रकार का समझे।
इसमें एक ऐसा है रक्त पित्त की संप्राप्ति में तस्योष्मणा द्रवो धातु 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 प्रसिद्धते स्विद्यतस्तेन समृद्धिं भूयस्तदधिगच्छति कि उस जो पित्त और रक्त इनका जो प्रकोप हुआ है उसके उष्णता से धातो द्रवो धातु प्रसिद्धते और धातु का द्रव धातु उसका सिंचन होता है सिरा के अंदर और स्विद्यतस्तेन समृद्धिं भूयस्तदधिगच्छति तो उसकी रक्त की वृद्धि इस प्रकार की हो जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ऐसी है कि रक्त और पित्त दोनों गर्म होने के कारण धातुओं के द्रव स्वरूप अंश उसमें समा जाते हैं। उनका स्वेदन इसके जरिए होता है। तो एक बात इसमें साफ है कि रक्त से सभी धातुओं में कुछ जा सकता है और सभी धातुओं से रक्त में कुछ आ सकता है। तो ये भी एक कोष्ठ शाखा गति हो सकती है कि रक्त का जो कोष्ठ है सिरा का जो अवकाश है उस अवकाश में जो रक्त है उसमें दोष अगले वाले जो धातु है वहां से उनका स्वेदन होकर उनके द्रव अंश इसमें समा जाते हैं रक्त में समा जाते हैं और फिर सिराव्रत के जरिए उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये भी एक तरीके से कोष्ठ और शाखादि के बारे में काम करता है कि शाखादि से दोष कोष्ठ रक्त व स्रोतस्थ कोष्ठ में आएंगे या सिरा में आएंगे और सिर्फ सिरावेद के जरिए वो बाहर निकाले जाएंगे। तो ल्यूमेन ऑफ द सिरा ये जो है अवकाश जो है सिरा में वो कोष्ठ इस प्रकार का है और वहां पे दोष आ जाएंगे और फिर सिरावेद के जरिए उनको बाहर निकाला जा सकता है इस प्रकार से। तो सर का ये कहना था कि नीडल से सिरावेद नहीं करना है। प्राचीन जो पद्धति है सिरावेद की उसी का कुठारिका शस्त्र का प्रयोग वहां पे करना है। सिरा तोड़नी है इस प्रकार से। और ये क्यों? तो इनका कहना था कि जब नदी बहती है तो उसमें जो दूषित तत्व होते हैं वो उनके अगल बगल में जो तीर उसका है वहां पे जमा होते हैं। उसी प्रकार जब दोषयुक्त रक्त बह रहा है सिराओं में से तो जो दोष है वो भित्ति में चिपक जाते हैं। चाहे आम वगैरह इस तरह कुछ चीजें हो या फिर कोलेस्ट्रॉल का भी बड़ा प्रचलन है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह वो भी सभी उसी में चिपक जाएगा। और जब हम नीडल से करते हैं सिरावेदन तो नीडल बीच में चली जाती है। जो रक्त का स्रोत है उसमें बीच में। और जब हम कुठारिका शस्त्र से सिरावेदन करते हैं तो भित्ति से लगे हुए जो दोष है वो निकल आते हैं। तो इसलिए उनका कहना था कि प्रॉपर सिरावेद जो करना है वो पारंपरिक रीति से करना है। अभी निगल करने का आसान है थोड़ा, इसमें थोड़ी कॉम्पिटेंसी लगती है अगर आपको सिरावेद इस प्राचीन पद्धति से करना है तो। लेकिन वो बेहतर तरीका है। अर्थात अगर हम निगल से भी करते हैं तो भी दोष उसमें आ जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि हम सिरावेद कुठारिका शस्त्र से करें। तो उसमें से ये दोष इस प्रकार से निकल जाएंगे और ये भी एक प्रकार से कोष्ठ और शाखा गति के जरिए काम करेगा। तो हमारे शास्त्र में और एलोपैथी में कुछ अंतर है कि वहां पे रक्ताभिसरण जो बताया गया है वो हृदय के द्वारा होता रहता है ऐसा उनका कहना है। और हमारे हिसाब में रस बहता है हृदय से, रक्त नहीं बहता इस प्रकार। दो सिराएं हृदय की तरफ जाती है नाभि से जो निकली है और उसमें से रक्त भी उसमें शामिल हो जाएगा ऐसा है। लेकिन मूल रूप से
ये रस का अभिमान इस प्रकार का करते हैं। और शिराव्यत के बारे में जो बताया गया है वो लोकल शिराव्यत इस प्रकार से बताया गया है। कुष्ठ जैसे विकारों में स्थानिक रक्त रुचि कही जाती है, तो फिर अगर आपको शिराव्यत करना है तो वहां नजदीक की जो शिरा उपलब्ध हो उससे शिराव्यत करना है, ऐसा बताते हैं। तो ये एक अहम बात रहेगी कि हमारे हिसाब में रक्त का सर्कुलेशन लोकल है, न कि ये जो बात बताते हैं कि हार्ट से सर्कुलेशन है और एक बार हार्ट से करवा लेंगे, हाँ किसी भी सिरा का करवा लेंगे तो रक्त सभी जगह एक जैसा ही है इस प्रकार से। लेकिन हमारे हिसाब में ये बात सही नहीं है। लोकल रक्त दृष्टि रहती है, स्थानिक रहती है, और वहां से अगर हम शिरावेद करते हैं तो वहां के दोष उसमें से आते हैं, निकल जाते हैं। सिर्फ ये यकृत और प्लीहा के बारे में जो वाम बाहु या दक्षिण बाहु में शिरावेद करने के लिए निर्देश है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि अगर हम स्नेहन छेदन इस प्रकार का करके ये रक्तमोक्षण करेंगे तो संभावना है पूरे बदन का स्नेहन छेदन इस प्रकार का किया गया है, अभ्यंतर स्तनपान किया है वगैरह, तो पूरे शरीर में इस प्रकार का रक्त का संचरण होता रहेगा। और ये यकृत और प्लीहा रक्तवस के मूलस्थान होने के जरिए जिस प्रकार से चक्रपाणि दत्त ने बताया, तो शिराव्यत से हाँ, दोष वहां पे आएंगे और उनको बाहर निकाला जा सकता है। हम अभी एक ऐसा करते हैं, जब हम विरेचन देते हैं तो स्नेहपान पूर्ण होने के बाद बीच में हम रक्तमोक्षण करवाते हैं और फिर 2 दिन बाह्य स्नेहन स्वेदन करके विरेचन करवाते हैं। तो इसमें एक अहम चीज है कि दोष कोष्ठ से बाहर जाते हैं और वापिस आते हैं, वो शिराओं के द्वारा आते हैं, ऐसा सुश्रुत का निर्देश। उनके मुताबिक दोषों प्रकोप वगैरह जो चीजें हैं वो हाँ, श्वास शराब संचरित पित्तम वगैरह अपने सिरा में संचार करने वाला पित्त इस प्रकार का, वो प्राकृतिक कर्म भी उन्हीं तरीके से होती है, सिराओं के द्वारा ही होती है। और जो इस प्रकार का प्रकोप और उसके द्वारा रोग निर्मिति, ये भी सिराओं से दोष चले जाते हैं और वापिस आते हैं, उन्हीं के द्वारा होती रहती है। तो उस समय में दोष रक्त में स्थित इस प्रकार के रहेंगे, जबकि जब हम स्नेहन स्वेदन करवाएंगे तो शाखाओं से वो कोष्ठ में आने से पहले विरेचन के लिए जो हम देने वाले हैं पक्वाशय या पित्ताशय या पश्चिमानाशय में, तो उसके पहले वो सिरा में रहते हैं, तो उस समय अगर हम रक्त मोक्षण करवाते हैं तो उससे भी दोष निकल जाते हैं और आगे जाकर फिर विरेचन दवा दे देंगे तो पित्त पर्टिकुलरली उसमें से बाहर निकल जाएगा। This signifies the importance of expulsion of dosha even in शाखादि through रक्त। तो शाखादि स्थित अगर दोष है तो भी स्नेहन स्वेदन वगैरह इस प्रकार से करके शिराविद करके उनको बाहर निकाला जा सकता है, रक्त के साथ बाहर निकाला जा सकता है, ये एक अहम चीज इसमें है। तो इसलिए रुधिराशय या कोष्ठ, रक्त का कोष्ठ, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और सिरा के बारे में इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। भावी साठे सब ने भी उनके शारीरिक क्रिया विज्ञान के किताब में सिरा का जो अवकाश है उसको कोष्ठ माना है, और उसकी जो भित्ति है उसको शाखा इस प्रकार से माना है। तो एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि ये सिरा को हम इस प्रकार से पकड़ लेंगे। फिर रुद्र पुपुसश्च, ये 3 और हाँ, कोष्ठ बताए गए हैं। तो हृदय भी एक कोष्ठ है, ऐसा उनका कहना है, और वहां से भी दोष शाखा मर्मासी संधि तक जाते हैं और वापिस हृदय में आते हैं इस प्रकार। सो ये अन्न व्यान वायु का स्थान है हृदय जो है, और वो सभी जगह रस को फैलाते रहता है। व्यानेन्द्र से धातु विक्षेपोचित कर्मा युग्म सर्वतो रसम देहि विक्षिप्यते सब।
कि विक्षेपोचित कर्मणा व्यानेन, विक्षेप जिसका कर्म है, उचित कर्म इस प्रकार का है, इस प्रकार का व्यान वायु, उसके जरिए युगपत सर्वतः अजस्रम, एक ही समय में सर्वतः सभी दिशाओं में अजस्रम अनवरत इस प्रकार से रस धातु ही सदा विक्षिप्त है। रस धातु सदा विक्षिप्त विक्षिप्त होता रहता है इस प्रकार। क्षिप्यमाणः स्ववैगुण्यात् अथवा खवैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः तस्मिन् विकारं कुरुते खेवर्षमेव तोयः। अभी जो फेंका जा रहा है वो अपने स्ववैगुण्य से, ये फेंकने में एक फोर्स कारीगर होता है, उसके पीछे कुछ ऊर्जा होनी चाहिए, वो वायु है वास्तव में। तो उस वायु का बल जितना होगा उतना वो फेंका जाएगा। पलटकर सर एक उदाहरण देते थे कि अगर हम गेंद है और वो ऊंचा ऊपर आकाश में उठाते हैं, तो एक बालक उठाएगा तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, कोई सशक्त आदमी उसको उठाएगा और फेंकेगा तो बहुत ऊंचे तक जा सकता है इस प्रकार से। उसी प्रकार व्यान का बल कितना है उसके अनुसार वो कहाँ तक जाने वाला है ये डिसाइड होता है। और स्ववैगुण्य अगर उसकी ताकत ही कम है तो कहीं पे वो अटक जाएगा, उसके आगे जा नहीं पाएगा और फिर वहां पे विकार निर्माण करेगा। या फिर खवैगुण्य इस प्रकार का पाठ लेते हैं तो कहीं पे भी किस स्रोत में अगर वैगुण्य है तो उस वैगुण्य के जरिए वो वहां पे जुड़ जाए और फिर वहां विकार निर्माण करे। खास करके ये ऑस्टियोसार्कोमा में ये देखा गया है कि कहीं पे कुछ आघात बचपन में हो गया था और फिर कई बरसों के बाद वहां पे कैंसर की शुरुआत हो गई इस प्रकार से। तो ये एक अजीब चीज है कि कैंसर ही क्यों हुआ, बाकी कुछ कारण उसके लिए रहेंगे, ये एक अलग चीज रहेगी। लेकिन इस प्रकार का खवैगुण्य अगर उसमें रह गया है तो वो आगे चलकर रोगों को निर्माण कर सकता है, ऐसा थोड़ा सा। वैसे अनुवंशिक जो रोग है उन लोगों में खवैगुण्य होता ही है। अगर डायबिटीज का अनुवंश है या हृदरोग का है वगैरह वगैरह इस प्रकार से अम्लपित्त का है तो अगली पीढ़ी में ये खवैगुण्य रहता ही है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, ऐसा है। पंचकर्म वगैरह करा देंगे तो शुद्धि होने के बाद इसकी तीव्रता कम हो सकती है, ऐसा। लेकिन ये इस प्रकार से एक खवैगुण्य निर्माण होता रहता है और फिर रस वहां पे रुक जाएगा और फिर वहां पे रोग निर्माण करेगा। 6 वर्ष में वो तोयदा तो तोयदा जो है मेघ जो है, तो जहां पे वो रुक जाएगा, हाँ, कोई पर्वत वगैरह इस प्रकार के कारण, वहीं तो वो वर्षा करेगा। दोषाणामपि एवं स्यात् एकदेश प्रकोप, ये पंक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि दोषों का भी इसी प्रकार से एक देश प्रकोप हो सकता है। जो दोष रस के जरिए रस के जैसे ही फेंके जा सकते हैं हृदय से ज्ञान वायु द्वारा, और वो जहां पे अटक जाएंगे, चाहे खवैगुण्य हो या स्ववैगुण्य ज्ञान वायु का हो, इसके जरिए वहां रोग को निर्माण करेंगे। हाँ, तो ज्ञान वायु के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं, कहीं भी सभी जगह इस प्रकार से जाते हैं। तो एक अहम चीज होती है कि ये अगर कोष्ठ के रूप में काम करता है, हृदय ये कोष्ठ के रूप में काम करता है, तो उस कोष्ठ से सभी शाखा मर्म अस्थि संधि सभी के यहाँ ये दोष चले जाते हैं। और फिर अगर वहां पे कहीं रुक गए तो वहां रोगों की निर्मिति इस प्रकार की होगी। उनको फिर से जब कोष्ठ में लाने की कोशिश करेंगे तो वो हृदय में आएगा। अगर हृदय से निकलेंगे तो फिर से हृदय में आएंगे। तो अभी इस प्रकार के अगर रोग होते हैं तो रसव स्रोतस का मूल स्थान इस प्रकार का हृदय इस प्रकार का बताया गया है। और रसजानाम विकाराणाम सर्वम नकरम औषधम,
रसज जो विकार है उन सभी का लंघन ये इस प्रकार का औषध बताया गया है। तो उसमें अगर लंघन पाचन करेंगे, गुरु शीतम अति स्निग्धम अतिमात्रम समश्नुताम, ये रसवस की दृष्टि का हेतु इस प्रकार का बताया गया। तो गुरु शीत अति स्निग्ध अतिमात्र इस प्रकार के अशन से रसव स्रोतस दुष्ट हो जाता है, हृदय जो उसका मूल स्थान है वो बिगड़ जाता है और फिर विकार निर्माण होते हैं, रोग निर्माण होते हैं। तो उसमें अगर लंघन हम करेंगे तो ये गुरु शीत अति स्निग्ध वगैरह खाने से जो आम इस प्रकार का निर्माण हो गया है, सामदोष निर्माण हो गए हैं, उनका भलीभांति पचन होगा। अब आश्चर्य की बात है, हृदय को आमाशय द्वार कहा गया। तो हृदय से सीधी इनकी आमाशय में मिलती है। ये आधुनिक एनाटॉमी के जरिए कुछ इसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन ये हमारा शरीर है। तो इस प्रकार का आम दासरेणाग्निना योगात् उष्मणोपबलत्वेन धातुमाद्यम अपाचितम दुष्टमामाशय गतम रसमामं भुजक्ष। ये जो आम की व्याख्या कही गई है कि उष्मणः अल्पबलत्वेन, अग्नि जो है वो अल्पबल है आहार के हिसाब से। तो धातु माध्यम अपाचितम, तो जो पहला धातु है रस धातु अपाचित इस प्रकार का रहेगा, दुष्टम दोषों से दुष्ट हो गया, और आमाशयगतम जो आमाशयगत हो गया तो उसको आम कहते हैं इस प्रकार से। तो ये एक शरीर की प्रक्रिया है कि अगर इस प्रकार का पचन अच्छा नहीं हुआ और सामदोष के साथ रस धातु का निर्माण इस प्रकार का हो गया, तो शरीर सुझाव देता है कि कुछ खाओ मत, मंजन करो इस प्रकार से। पहला ही खाना पचन नहीं हुआ है तो आगे खाना खाएंगे तो ये सब उल्टा बिगड़ जाएगा। उस अवस्था में अगर लंघन पाचन करते हैं तो ये फिर से आमाशय में भेजा जाता है आम के पाचन के लिए। आहारम पचति की दोषान आहार वर्जित पचत धातु दोषक्षय जीवितन धातुक्षय, इस प्रकार का क्रम बताया गया। जब तक हम लंघन नहीं करेंगे तब तक अग्नि दोषों की तरफ मुड़ेगा ही नहीं। जब तक उसको खाना मिल रहा है वो खाने का ही पचन करेगा। लेकिन खाना नहीं मिला है और लंघन हो गया तो वो फिर साम दोष की तरफ मुड़ेगा, साम दोष का पचन करेगा, फिर निराम दोष होगा उसका भी आगे पचन करेगा, और फिर जो भूख लगेगी उस समय में खाना खाएंगे तो ये बेहतर इस प्रकार का हो। तो हृदय आमाशय द्वार इस प्रकार का कहा गया है। इस प्रकार से दोष अगर हृदय में वापस आते हैं तो वहां से वो सीधे आमाशय रूप कोष्ठ में चले जाते हैं। एक कोष्ठ से दूसरी कोष्ठ इस प्रकार का तो वर्णन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि बस्ती से लेकर हृदय या शिरो मर्म, एक दोष एक कोष्ठ से दूसरे कोष्ठ में जाना ये कहाँ पे वर्णन नहीं है। ये जो वर्णन बताया है कि शाखा से कोष्ठ में आता है, कोष्ठ से शाखा मर्मा की संधि कर जाते हैं इस प्रकार से, लेकिन एक कोष्ठ से दूसरे कोष्ठ में जाते हैं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। लेकिन ये देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि एक कोष्ठ से दूसरे कोष्ठ में भी दोष जा सकते हैं, और अगर वो महास्रोतस में आ जाए तो उनका पचन करना, उनको बाहर निकाल देना ये काफी आसान होगा, सरल इस प्रकार का होगा। तो आमाशय जो कोष्ठ है उसमें वो आ जाएंगे और आम और दोष का पाचन होने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी एक अहम चीज इसकी ऐसी है कि गुरुशीतम अति स्निग्धम अतिमात्रम समष्टता रसवाहिनी दृश्यंती चिंतानाम का स्रोत की दृष्टि का दूसरा जो हेतु बताया तो ये हृदय मन का भी स्थान है, ओजस का भी स्थान इस प्रकार का है। तो अगर अति चिंता मच वरी इस प्रकार का कारण होता है तो वो मन को भी दूषित कर देता है, बिगाड़ देता है, और रसवस को भी दुष्ट कर देता है। और फिर हृदय से दोष शाखा इत्यादि में जा सकते हैं, अन्य मर्म स्थान में भी जा सकते हैं, ऐसा है।
अगर हम उससे छुटकारा पाते हैं, जो कि वरी है, चिंता है, उससे अगर छुटकारा पाते हैं तो एक सौमनस्य निर्माण हो जाता है। और ये आहार पचन करने करने के लिए एक अहम चीज है। सुमनसा भुंजीत, प्रसन्न मनसा भुंजीत, इस प्रकार का बताया गया है। तो जब हम खाना खाते हैं तो मनोवृत्ति प्रसन्न होनी ही चाहिए, लेकिन ये सिर्फ जाठराग्नि के व्यापार के लिए उपयुक्त है ऐसा नहीं। धात्वग्नि या भूताग्नि के व्यापार के, पचन के व्यापार के लिए भी सौमनस्य होना जरूरी है। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण, ये तुकाराम जी ने कहा है कि मन अगर प्रसन्न रहे तो वो सभी सिद्धियों का कारण इस प्रकार का बन जाता है। तो इस प्रकार का सौमनस्य निर्माण होने के बाद जाठराग्नि के स्तर पर, पांचभौतिक स्तर पर या धात्वग्नि के स्तर पर भी पचन होने लगता है। और जब इस प्रकार का पचन होगा तो फिर से वो हृदय में आ सकते हैं। और अगर वहां भी पचन हो गया तो if बंधन कंटिन्यूज, सामदोष एंटर सामाशय एंड गेट्स डाइजेस्ट, तो वो फिर से आमाशय में आके उसका पचन हो जाएगा। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि हृदय भी एक कोष्ठ के जरिए काम करता है, और उसके जरिए वहां से हृदय से अन्य शाखादि गति उसको प्राप्त हो सकती है, वापिस हृदय में आ सकते हैं। और मनोह स्रोतस दृष्टि के या रसव स्रोतस दृष्टि के जो हेतु बताए गए हैं उनकी यथा योग्य इस प्रकार की अगर चिकित्सा करते हैं तो वो आमाशय में प्रवेश करके फिर पाचन के जरिए उनका शमन हो सकता है, या फिर वमन वगैरह करा के उसको उनको बाहर निकाल सकते हैं। ये भी एक पॉसिबल है। अभी उंडुक भी एक कोष्ठ बताया गया है, ये थोड़ा अजीब है। यकृत समन्तात कोष्ठं च तथांतराणि समाश्रिता उंडुकस्थं विभजते मलं मलधरा कला, ये मलधरा कला के बारे में वर्णन। यकृत समन्तात कोष्ठं च तथांतराणि समाश्रिता मलधरा कला। मलधरा कला जो है यकृत समन्तात कोष्ठ अंतर, इनके आश्रय से रहती है। और उंडुकस्थम मलम विभजते, उंडुकस्थ जो मल है उसका वो विभजन इस प्रकार से करती है। सो मलधरा कला इन सभी में व्याप्त इस प्रकार की है। और जब ये सारकिट्ट विभजन हो जाता है जाठराग्नि के द्वारा, तो जो किट्ट उंडुक पहुंचता है उसमें से घन पुरुष शकृत है और मूत्र पुरुष ये मूत्र मल द्रव मल मूत्र है, इस प्रकार का बताया। तो उसका विभजन वहां पे हो जाता है, मल का विभजन हो जाता है। और घन जो पित्त है वो पुरुष में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और द्रव पित्त जो है उसका पाचन होकर वो मूत्र में कन्वर्जन उसका हो जाता है। तो ये उंडुक भी एक कोष्ठ की तरीके से काम करता है, जहां से दोष शाखा मर्मा से संधि जा सकते हैं और वापिस आ सकते हैं, इस प्रकार का इनका कहना है, सुश्रुत का कहना है। इसके बारे में ज्यादा बहस कहीं पे आई नहीं है। एक चरक सूत्रस्थान 28 के अध्याय में एक रेफरेंस आता है, निमित्त तुत्तु क्षीण वृद्धानां प्रसादाख्यानां धातूनां वृत्तिक्षयाभ्याम आहार मूलाभ्याम रसासाम्यम उत्पादयति आरोग्याय। अगर कोई किसी कारणवश प्रसादाख्य जो धातु है उनकी अगर क्षीणता या वृद्धि हो जाती है तो आहार मूलाभ्याम वृत्तिक्षयाभ्याम रसासाम्यम उत्पादय, आहार जिनका कारण है उस प्रकार से रस उनके बारे में साम्य निर्माण करता है आरोग्य के लिए। तो अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है और धातु पोषण ठीक तरीके से नहीं हो रहा, क्षीण या वृद्ध धातु इस प्रकार के हो रहे हैं, तो रस एक अहम भूमिका निभाता है। और फिर साम्य निर्माण करता है। धातुनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये भी एक सूत्र आता है। रस निमित्तम स्थौल्यं कार्य, ये भी एक सुषुप्त नहीं आता है इस प्रकार। तो स्थौल्य और कार्य ये दोनों रस निमित्त इस प्रकार के बताए गए हैं, दोनों रक्त निमित्त इस प्रकार के भी बताए गए हैं। यहाँ हम बहस कह रहे हैं रस के बारे में।
तो रस इस प्रकार का साम्य निर्माण कर सकता है। आगे किट्टंच मलानम एवं एवं, इसी प्रकार से किट्ट भी मलों का साम्य निर्माण करता है, ऐसा बताया गया। ये बहुत छोटा सूत्र है, किसी के ध्यान में नहीं आता इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उंडुक, ये कोष्ठ इस प्रकार का है और दोष उसके जरिए पूरे शरीर में जा सकते हैं और वापस पूरे फिर से उंडुक रूप कोष्ठ में आ सकते हैं। और हम देखते हैं रसादत्तम ततो मांसम मांसान वेदस ततोस्तिच अस्नो मज्जा ततः शुक्रम शुक्राद ग्रह प्रसाद, ये सार जो है आहार का, उससे रस से शुक्र तक का निर्माण जो है ये बताया गया है। कफ पित्तम मलाखेशु प्रस्वेदो न करो मच स्नेहोक्षित भुग विषाम ओजो धातुनां कर्मशो मलाहा, ये इनके मल के बारे में, धातुओं के मल के बारे में बताया है। अब हम क्या करते हैं कि आहार रस जो निर्माण हुआ उसके ऊपर रसधात्मक की क्रिया होगी और फिर उसमें तीन हिस्से बनेंगे। वैसे देखा गया है तो सार और पित्त ऐसा ही बताते हैं, अग्नि के द्वारा जो होता है तो। लेकिन सार भाग में भी दो भाग होते हैं, एक स्थायी रस धातु और एक कृत्रिम पोषकांश, ये दोनों स्टार इस प्रकार के। और फिर पित्त जो है उसके जरिए वो कफ जो मल है रस का वो बनेगा। इसके आगे वो रक्त पोषक अंश है, उसके ऊपर रक्त धात्मक की क्रिया होगी, फिर मांस पोषक अंश बनेगा, स्थायी रक्त धातु बनेगा और रक्तमल पित्त इस प्रकार का बनेगा। तो ये सिलसिला शुक्र से ओज निर्माण होने तक चलता है, ऐसा कहना है। अभी ये जो शुरुआत होती रहती है कि जाठराग्नि से लेकर धात्वग्नि और उसके साथ भूताग्नि, इनका भी व्यापार चलता है। गृहिणी चिकित्सा में इसके बारे में काफी जिक्र चर्चाचार्य ने किया है कि रस से विशुद्ध रक्त कैसे निर्माण होता है, उससे विशुद्ध मांस कैसे निर्माण होता है। तो महाभूतों के गुणों के अनुसार चर्चाचार्य ने उसका स्पष्टीकरण किया है वहां। तो इनका भी एक प्रकार का कार्य होता रहता है, धात्वग्नि और भूताग्नि इनका। और इन सभी में दोषों का एक रोल रहता है, जिसके बारे में अभी किसी ने कुछ बताया नहीं है। जब मैंने ये लेक्चर 3-4 बार गुरुकुल में दिया है, कोष्ठ शाखा मनवासी संधिगति, और मैंने उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं किया था। आज सुबह से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लग गया, तो पता चला कि इसके बारे में ज्यादा बहस हुई नहीं है और ये एक अलग ही तरीका है। इस प्रकार से उंडुक से भी दोष कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, फिर से उंडुक में वापस आ सकते हैं। और ये जो परंपराएं चलती रहती है कि आहार से रस धातु और फिर रक्त वगैरह और उनके मल वगैरह जो है, वो सब जो परंपराएं बताई गई है उसमें दोषों का सहभाग होता है। ये एक अहम चीज सामने आई। सो इट मीन दैट देयर इज अ सेपरेट चेन ऑफ मलाग्नि एक्टिंग अलोंग विद धात्वग्नि। ये जो मल निर्माण होता है कफपित्त मलाकेश प्रस्वेदन करोमुच, ये सभी के बारे में कहते हैं कि उनका एक खुद का अग्नि रहता है, हर जगह खुद अग्नि रहता है। और जाठराग्नि संदीप्त बला है, जाठराग्नि से उनको बल प्राप्त होता है, तो वो अपने अपने भावों में उसको परिवर्तन करते हैं। तो मूल रूप से आहार में जो अग्नि है वो जाठराग्नि से बल प्राप्त होकर सारा पित्त विभाजन उसका हो जाता है। धात्वग्नि के बारे में भी वैसी ही स्थिति रहेगी कि धात्वग्नि से बल प्राप्त होने पर वो धातु में परिवर्तित करेगा, मलाग्नि से बल प्राप्त होकर वो मलाग्नि में मन में परिवर्तित करता रहेगा, धातुओं के मन में, इस प्रकार से। तो एक जो परंपरा रस से शुक्र या ओज तक बताई गई है, उसी प्रकार किट्ट से स्नेहोक्षित विषाम ओजो धातुनां क्रमशो मलाहा, ये जो मल इस प्रकार के बताए गए हैं उनका पोषण, उनकी एक परंपरा ऐसा है।
ये दोनों साथ में काम करते हैं, धात्वग्नि और मलाग्नि ये दोनों साथ में काम करते हैं और उनके साथ दोष भी रहते हैं। ये एक अहम चीज इसमें दिखाई दी। और फिर उनके जरिए दोष शरीर में पहुंच सकते हैं और फिर वहीं पे वापस आएंगे इस प्रकार से। कोलटकर सर जी की एक केस थी कि थोड़ी ड्वार्फ इस प्रकार की लड़की थी, बट ऊंची बढ़ नहीं रही थी और बाल इतने बढ़ रहे थे कि घुटनों तक डबल पेड़ हो जाता था, डबल वेणी हो जाती। तो सर ने अस्थिमज्जा पाचक घृत का इस्तेमाल किया और 2 महीने में वो बाल कटी तक आ गए, इतने कम हो गए और 2 इंच से ऊंची बढ़ी इस प्रकार से। तो एक अहम चीज है कि धातुओं का परिपोषण सुधर गया इससे। मल का निर्माण ज्यादा हो रहा था, वो कम हो गया और धातु की वृद्धि होगी, अस्थि धातु की वृद्धि होगी। तो उंडू का ये भी एक तरीके से काम करता है, कोष्ठ के जरिए काम करता है और वहां से खास करके धातु और मल, उनके जो मल है उनके निर्माण में उसका कुछ अहम हिस्सा इस प्रकार का है। So dosha also have a capacity of traveling with them to Shakhadi, especially in the formation of mala from pitta staying in Unduk. तो ये उंडुक में जो मल विभाजन हो रहा है उसके आधार पर आगे किस प्रकार के धातु मलों का निर्माण होने वाला है ये निर्भर होता है। That means at the time of functioning of the Dhatmagni and Bhutagni, dosha also gets involved and in the formation of Dhatu, Upadhatu and Mala. तो ये एक अहम चीज है, किसी बारे में ज्यादा बहस कभी की नहीं है किसी ने। दिस गति ऑफ दोष इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। आज सुबह मैं जब इसके बारे में सोच रहा था कि उंडुक एक कोष्ठ इस प्रकार के लेके और वो मलों का पोषण करता है, ये एक जो पित्त के बारे में बताया गया है, तो ये एक अहम चीज रहेगी और उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसा है। देन फुफ्फुस ये कोष्ठ इस प्रकार का बताया है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कन्वेंशनल मेडिसिन हम पढ़ते हैं तो लंग्स जो है वो उनका ब्रीदिंग में एक महत्वपूर्ण अवयव है, ऑर्गन है। और हमारे शास्त्र में आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट में इसके बारे में कुछ भी जानकारी है, ना कि इसके बारे में जानकारी है, ना कि ब्रीदिंग के बारे में जानकारी। जो नाभिस्थ प्राण पवना सुष्टारुक्त मलांतरम ये जो एक श्लोक बताया जाता है उसका शारंगर की टीका में जो अर्थ बताया गया है वो योग से जुड़ा हुआ है, उसका ब्रीदिंग से कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति ने उसका ब्रीदिंग से संबंध जोड़ दिया है इस प्रकार से। लेकिन फुफ्फुस से कोष्ठ इस प्रकार से बताया गया है तो उसके आधार पर हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। हमारे यहाँ प्राणभव स्रोतस का एक वर्णन आता है और उसके प्रकोप में श्वास के संबंधित लक्षण है, कुपितम अल्पाल्पम पुष्पसंतम दृष्टा प्राणवान्य से सर्वांश दृष्टा नीति इत्यादि इस प्रकार का वहां पे वर्णन आया है। तो वहां पे इस प्रकार का वर्णन आया है, एनीथिंग दैट एंटर्स इन a living body has to be digested into bodily elements without which it can't be assimilated. जो भी भाव हम शरीर में लेते हैं सर्वे ही भावान आंतरेण स्रोतांसि निर्गत, स्रोतस के बगैर कोई भी भाव शरीर में निर्माण नहीं होता और बाहरी जो भी भाव लिया जाता है, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो या चाहे वो ज्ञान, हर के लिए एक अग्नि बताया गया है। अन्नव स्रोतस अलग है, उदकव स्रोतस अलग है, साधक अग्नि एक अलग बताया गया है और ये प्राणव स्रोतस एक अलग बताया गया है कि जिसके जरिए जो हवा है उसमें जो वायु है उसका पचन होता रहता है। इवन एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉट एन एक्सेप्शन,
अपरक्षण, तो वो भी इसमें अपवाद स्वरूप नहीं है, उसमें जो है वो उसका अपरक्षण इस प्रकार के होता रहता है. So the digestion and transportation during the digestion is taken care in प्राणायाम. श्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनाम् अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन. एक अहम सूत्र है चरक मीमांसा 5वें अध्याय का. स्रोतस किसको कहते हैं? तो परिणामम् आपद्यमानानां धातूनां, जिसमें परिणमन हो रहा है इस प्रकार के धातुओं का जिसमें अभिवहन होता है उसको स्रोतस कहते हैं. तो स्पष्ट है कि प्राणवह स्रोतस अगर एक स्रोतस है तो उसमें अभिवहन होने वाला कुछ भाव होना चाहिए जो परिवर्तन हो रहा है इस प्रकार से. तो इस व्याख्या को लेकर अगर हम चलते हैं आगे. द मूलस्थान ऑफ प्राणव स्रोतस आर हृदय एंड महास्रोतस. ये बड़ी आश्चर्य की बात है. उसमें फुफ्फुस का कोई निर्देश नहीं है. नो मेंशन ऑफ फुफ्फुस इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो जो लोग एनाटॉमिक के हिसाब से इसको देख रहे हैं वो समझेंगे नहीं कि ये क्या चीज है. प्राणव स्रोतस के बारे में बता रहे हैं और मूलस्थान जो है वो हृदय और महास्रोतस इस प्रकार का बताया गया है और फुफ्फुस का उसमें निर्देश भी नहीं है इस प्रकार. दूसरी जगह सूत्र स्थान 24वें अध्याय में जो शुरुआत आई है, विधिना शुद्धम जातम शुद्धम होती देना देश कालोक सात्म्यानाम विधि प्रकाशिता. देश काल और औपसात्म्य का जो विधि बताया गया है, प्रकाशित किया है, उस विधि से उत्पन्न हुआ रक्त शुद्ध होता है इस प्रकार से. अभी इसका सीधा संबंध महास्रोत से, क्योंकि ये देश काल और औपसात्म्य जो विधि है वो भोजन के संबंध में इस प्रकार का विधि है. तो अगर शुद्ध शोणित की शुरुआत, रक्त का शुद्ध होना, ये महास्रोत से रिलेटेड है और प्राण जो है वो इस शोणित का अनुगमन करता है. तद विशुद्ध निर्विधनम बलवण सुखायशा इनक्ति प्राणिनम प्राणः शोणित ही अनुवर्तते. कि जो जीवित व्यक्ति है उसका प्राण या रक्त के पीछे जाने वाला इस प्रकार का है और फिर वो बल वर्ण सुख आयुष की प्राप्ति कर देता है. तो ये महास्रोत से संबंधी इस प्रकार का है. और दूसरी जो चीज है हृदय इस प्रकार के बारे में, वो हमें समझ लेना है कि प्राणवाहिनी दुष्यंती श्रोता से निष्ठ दारुण ही दारुण इस प्रकार के अगर जो कारण है उसके जरिए प्राणव स्रोत की दृष्टि होती है, वो हृदय से जुड़े हुए, चाहे कोई आघात हो गया, शोक हो गया वगैरह इस प्रकार से हो गए तो भी प्राणव स्रोत की दृष्टि होती है. So there is a correlation among प्राण, शोणित और रक्त एंड द ब्रीथिंग. तो इसका एक मतलब ऐसा है कि रक्त, प्राण और जो ब्रीथिंग प्रोसेस है इसमें कुछ संबंध, एक दूसरे से संबंध इस प्रकार का है. देश सात्म्य, काल सात्म्य, ओक सात्म्य आर विधि इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग रक्त शुद्ध एंड इट इज फॉलोड बाय द प्राणस टू गिव द लिविंग बीइंग बल, वर्ण, सुख एंड आयुष. The atmospheric air which is a dire requirement for living is प्राण शक्ति. नो उसको ऑक्सीजन कहे नहीं कहे ये अलग चीज है इस प्रकार से. लेकिन प्राणापानो निमेश अध्याय जीवनम मनसो गति ही ये आत्मलिंग कहे गए हैं. श्वासोश्वास की प्रक्रिया सभी इस प्रकार के सजीवों के लिए आवश्यक प्रक्रिया बताई गई है, उसके बगैर कोई जी नहीं सकता. तो ये बहुत ही जरूरी है. तो ये प्राण शक्ति इस प्रकार की है और वो शुद्ध रक्त का अनुगमन करती है. तो अभी हमारे शास्त्र में तो इसके बारे में ज्यादा चित्र नहीं है, तो मैं योग की सहायता लेना चाहता हूँ. योग में अंतः कुंभक और बहिकुंभक ये दो प्राणायाम में बताए गए हैं और इसके जरिए कुछ ज्यादा प्रकाश इसके बारे में डाला जा सकता है. अंतः कुंभक में क्या है कि सांस लेना है, रोकना है. तो कुंभ यानी कि घट, मृतिका का घट, उसमें अगर हम पानी भरते हैं और रखते हैं तो वो पानी ओज आउट होता रहता है, उसमें से पानी निकलता रहता है, पर्कोलेट होता है फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉन्ड.
तो उसी प्रकार से अगर हम सांस लेते हैं और रोकते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते, तो क्या होगा? ये हमारा फुफ्फुस एक तरीके से अंतःकोष्ठ इस प्रकार का काम करेगा, या अंतःकुंभक इस प्रकार का काम करेगा, और वहां से जो हवा है, वायु है, वो पूरे शरीर में फैलता रहेगा. So like any other स्रोतस, प्राणव स्रोतस acts for its digestion and conversion into bodily वायु. ये वायु तत्व है बाहर इस प्रकार का, तो उसको परिवर्तित करना है शरीर की वायु. तो जैसे किसी भी अन्य स्रोतस में उसका परिणमन होता रहता है और उसका वहन होता रहता है, तो ये जो अंतःकुंभ इस प्रकार का वायु है, वो शरीर में घुसता रहेगा, फैलता रहेगा, और वो करते समय उसका पचन होता रहेगा इस प्रकार से. अब ये जब अंतिम स्थिति पर पहुंचेगा, अभी एलोपैथी में टिश्यू रेस्पिरेशन की कंसेप्ट कि ये रक्त ऑक्सीजनेटेड हो जाता है जब वो फेफड़ों से आता है, और फिर पूरे बदन में फैलता है, और ये ऑक्सीजन सेल लेवल में उसका एक्सचेंज हो जाता है, और ऑक्सीजन सेल्स को दिया जाता है, और वहां उत्पन्न हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे हीमोग्लोबिन का फिर से संयोग होता है, और बाद में वो फिर से वापस हृदय में आता है और फिर फुफ्फुस में जाता है. ऐसा एलोपैथी एनाटॉमी कहती है इस प्रकार से. तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो वायु हमने बाहर से लिया है, उसका पचन होकर उसको शारीर भाव में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाएगा, और ये एक तरीके से धातुओं के स्तर पर ये पचन इस प्रकार का हो रहा है, और उसमें फिर मल वायु निर्माण हो रहा है, मलरूप वायु निर्माण हो रहा है. तो उसी के जरिए दोष भी इस प्रकार से, अगर ये फुफ्फुस एक कोष्ठक के तरीके से काम कर रहा है, और उस वायु के साथ दोष भी निकल जा रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं, और फिर वापिस कोष्ठ में आ रहे हैं, ऐसा अगर हम समझते हैं, तो ये तो हर पल में होता रहता है. श्वासोश्वास प्रक्रिया किसी भी बारे में कभी भी रुकती नहीं है, अगर रुक गई तो मृत्यु हो गई इस प्रकार का. इन बैक कुंभक द प्रोसेस इज रिवर्स्ड. इट्स लाइक डिपिंग एन एम्प्टी earthen pot in water up to its neck. तो खाली मटका ले लेंगे और उसको पानी में गले तक डुबाएंगे, ताकि ऊपर से पानी नहीं अंदर जाए, लेकिन आजू बाजू से पानी अंदर अंदर घुसे. तो यहाँ भी ऐसा होता है कि पानी बाजू में से उसमें अंदर आने लगता है इस प्रकार से. उसी प्रकार अगर हम बहिकुंभक करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे और लेंगे नहीं, तो शरीर में फैला हुआ जो वायु है वो उसमें जमा होता जाएगा इस प्रकार से. So in the same manner, when you breathe out and hold the breath, the Malarupa air separated in the end process of its dilation at tissue level enter the pupus or lung, and it's expelled out during exhalation. बाद में जब exhalation करेंगे, उच्छ्वास करेंगे, तो बाहर निकल जाएंगे इस प्रकार से. तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. उनके जरिए दोष भी इस प्रकार से पूरे शरीर में फैल सकते हैं और वापिस आ सकते हैं. So during the process proper प्राणायाम, अगर हम भली भांति प्राणायाम करते हैं, योग्य तरीके से करते हैं, दोषा कीप ऑन गोइंग फ्रॉम फुफ्फुस कोष्ठ टू शाखा. उस फुफ्फुस से वो शाखादी में चले जाएंगे, और द होल बॉडी, एंड कम बैक अगेन टू दिस कोष्ठ, एंड द मदरूप वायु इज कंटिन्यूअसली एक्सपेल्ड आउट. इसमें जो मदरूप वायु इस प्रकार का निर्माण होता रहेगा, वो उसके जरिए बाहर फेंका जाएगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. तो इसमें एक बात साफ है कि अगर हम 15, 16, 20 बार इस प्रकार का श्वसन एक मिनट में करते हैं, तो उतनी दफा ये वायु शरीर में फैल जाएगा और फिर वापस आएगा, शरीर में फैल जाएगा फिर वापस आएगा इस प्रकार.
तो हठयोग प्रतिकृपा में प्रतिकृपा में एक श्लोक है, प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मनानि। प्राणायाम से ही सभी दोषों का शोष हो जाता है, क्षय हो जाता है। आचार्याण तो केशांचित अन्य कर्म संबंध, तो कुछ आचार्य के हिसाब से दूसरे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ही काफी है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो दोष गति है, कोष्ठ से शाखा मर्मा से सिद्धि और वापस लाना, यही नियंत्रित हो जाती है। तो हमारे हिसाब में ये एक अहम चीज है। There is no need of any karma other than pranayama for creating or maintaining balanced state of dosha, according to some acharya. So this koshta shakadi gati is most important for us for maintenance of. अभी जो योग का पूरा बोलबाला पर सभी विश्व भर में हो रहा है कि इससे सेहत बनी रहती है इस प्रकार से, ये क्यों है इस प्रकार से? क्योंकि ये जो कोष्ठ शाखादि गति जो है वो नियंत्रित हो जाती है, और फिर वायुष्य निग्रह, ये जो बताया गया है कि वायु का निग्रह होने से दो शाखा वगैरह से छोड़कर कोष्ठ में आ जाते हैं इस प्रकार से। तो इसके जरिए पूरे बदन में फैले हुए दोष इस प्रकार से प्राणव स्रोतस में आ जाएंगे, फुफ्फुस में आ जाएंगे और बाहर निकाले जाएंगे। Moreover, it conquers Vata dosha, which is a leader of rest too. पित्तम पंगु कफ पंगु पंगो मलधाता वायुनायतन नियंत्रित प्रतिक्षण वेगवत। तो अगर वायु को हम जीतते हैं तो कफ और पित्त को भी जीत लेते हैं। इसलिए वस्तु चिकित्सा ये आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा कही गई है, क्योंकि वो वायु का नियंत्रण करती है और उसके जरिए ये पित्त और कफ का भी नियंत्रण करती है। सो विच इज अ लीडर ऑफ द रेस्ट ऑफ टू, हेंस यूजफुल फॉर ऑल। और इसीलिए ये प्राणायाम की प्रक्रिया सभी के लिए अच्छी है। प्लीज एलैबोरेट फुफ्फुसी उदन उदानाधार फॉर्म शारंतर प्रथम खंड आयु पृथ्वी। मुझे रेफरेंस देखना पड़ेगा तभी उसके बारे में कुछ बता सकेंगे कि उदान का आधार इस प्रकार का बताया गया। एक अच्छा होगा कि अगर हम योग वगैरह सभी शास्त्रों से संदर्भ इकट्ठा करेंगे तो शायद इसके बारे में बात कुछ हो सकती है, उसके बारे में हम समझ पाएंगे, बड़ी मती समझ पाएंगे इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। मेरे बुक्स और इंटरव्यूज काफी है, कि कैंसर के बारे में है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बारे में है, ये प्रसारण इंटरनेट रेडियो जो कैलिफोर्निया में है वहाँ पे काफी इंटरव्यूज हुए हैं, मराठी में, हिंदी, अंग्रेजी में है। और रेगुलर हम ऑनलाइन चरक वाचन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें उनको पता होगा कि सुबह है 6:30 से 7:30 बजे तक हम 3 दिन चरक संहिता और 3 दिन सहस्त्र योग अभी पढ़ रहे हैं, और मंगलवार और बुधवार को पातंजलि युग सूत्र पढ़ रहे हैं। ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद.com इसमें है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा कि आप सभी इसमें शामिल हो जाएं तो अच्छा है। प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द इंडिकेशन ऑफ ओनली मिल्क डाइट अदर देन उदर व्याधि? इस विषय से संबंध नहीं है मैं कैंसर के मरीजों को रुका हूँ केवल दूध के डाइट पर, एक दूध के बारे में, और वो रसायन है, क्षीरद्रुताभ्यास और रसायन आना और विषेण आशु मरण संभाव्यमान है, रसायनानां उपयोग है, 106 का सूत्र है। और कैंसर इज ए डिसीज कॉजिंग अनटाइमली मिजरेबल डेथ, तो उसको रोकने के लिए रसायन चिकित्सा चाहिए, अब इसलिए दूध का जिक्र करते रहते हैं। Please post here, that will be better. If we are doing leech application weekly once, then every time before leech application we have to do स्नेहपान for 3 days. लीच से जो निकाला जाता है वो बहुत ही कम निकाला जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि स्नेहपान वगैरह करना है। सिराव्यत के बारे में स्नेहपान जरूर करना है, इस प्रकार का रहेगा। कुठारिका शस्त्र के बारे में जानकारी देंगे प्लीज। ग्रंथों में आया है
कुठारिका का जैसे होता है, छोटी होती है। वेदस कोलटकर ने इसके काफी प्रयोग किए हैं, और काफी लोगों को उसने सिरावेद इस प्रकार से किया है। उंडुक का तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ इतने जोर से, लेकिन मैं भी सोचता रहूंगा थोड़ा सा। आर हेतु से दोष कोष्ठ में उत्पन्न होते हैं, तो क्या बेहार हेतु से दोष शाखा मध्य मार्ग में उत्पन्न होते हैं। कोलटकर सर का इसके बारे में एक व्याख्यान था। एतानि खलु दोषस्थानानि येषु सिंच्यन्ते दोषाः, ये जो सूत्र है सुश्रुत का षट क्रिया काल में, तो उसके बारे में उनका कहना था कि अगर हम बारिश में भीग गए और सर में डायरेक्ट पानी घुस गया, या फिर आतप सेवन हो गया और पित्तवृत्ति हो गई, तो दूसरे जगह भी दोषों का संचय प्रकोप होता है। प्लीज विजिट आयुर्वेदा ई लाइब्रेरी फॉर गायनेक। लॅडर मध्ये जेव्हा सिस्टायटिस होते तेव्हा युरिन रिटेन्शन असते, त्याची चिकित्सा कशी करावी? किंवा प्रोस्टेट मध्येही पोस्टवाईड रेसिड्यू असते, त्याची चिकित्सा कशी करावी? ओव्हरीच्या सीएची चिकित्सा करताना ऑपरेट केले तरी त्याचे मेटास्टेसिस मेनली लिव्हर मध्ये आढळतात आणि नंतर ऍसायटिस डेव्हलप होतो, म्हणजे एका कोष्ठातून दुसऱ्या कोष्ठात दोष प्रवेशित होतात, त्या उपचित दोषांना बाहेर कसे काढावे? ये अलग है। मूत्रकृच्छ और प्रोस्टेट के बारे में जो बताया है वो इस व्याख्यान का विषय नहीं है वास्तव में। तो उसमें मूत्रकृच्छ की चिकित्सा, मैं जो बात कर रहा हूँ मूत्राशय एक कोष्ठ के जरिए काम कर रहा है, वहां से दोष बाहर दूसरी जगह फैल रहे हैं, जैसे कि सीसीएफ में मैंने बताया। यहाँ तो मूत्रकृच्छ की चिकित्सा करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रोस्टेट की चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। रही बात जो है कि ओवेरियन कैंसर है और लिवर मेटास्टेसिस हो जाता है इस प्रकार से, तो ये कैंसर में काफी जगह पाया जाता है। कि बहुत सारे कैंसर में एक जगह कैंसर होता है और दूसरी जगह फैल जाता है इस प्रकार से। वो कोष्ठांग है या नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। अभी इसके बारे में रक्त का कोष्ठ बताया गया है, और वो यकृत और प्लीहा ये चित्रपाणी दत्त ने बताया, तो उसके आधार पर थोड़ा उसके बारे में बहस हो सकती है। लेकिन इसमें बताना मुश्किल है कि कैंसर में एक जगह से दूसरी जगह दोष किस प्रकार से जाते हैं, या दूसरे ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट कैसी होती है। और शायद एलोपैथी में उसके बारे में सेल टाइप के ऊपर ये थोड़ा रहेगा, और लिम्फ नोड्स के जरिए स्प्रेड होता रहता है, रक्त के जरिए स्प्रेड होता रहता है, ऐसा भी। तो उनके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा। अभी ये जो केमोथेरेपी देते हैं उसके जरिए ब्रेन में मेटास्टेसिस हो जाता है, ऐसा एलोपैथी का ही कहना है। तो ये एक अहम चीज इसमें रहेगी कि ब्रेन मेटास्टेसिस जो होता है वो केमोथेरेपी के जरिए होता है। ये अभी उसके बारे में न्यूरोकेम एक नया साइंस उभर आ रहा है। कुष्ठ व्याधीवर नक्की एक व्याख्यान दिया। ये अलग चीज है, तो देखेंगे जब कभी मौका मिलता है तो उसके बारे में सोचेंगे। अभी इस विषय के बारे में जो पूछना है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो मैंने बोला है। वायुष्य निग्रह और दुष्टत्व हेतु का क्रूर और मृदु कोष्ठ में क्या अलग परिणाम देखेगा, उसका संबंध नहीं है वास्तव में। तैर्भवति विषमक कोष्ठ समय रखी कोष्ठ क्रूर मृदुर मध्य मध्य समय। इस प्रकार का बात के कारण क्रूर कोष्ठ हो जाता है, ऐसा बताया गया है। और पित्त के कारण मृदु और मंद इस प्रकार से। और धृतत्मात् मारुतस्य च, ये जो है उसका कोष्ठ से संबंध नहीं है। वायु की द्रुत गति के कारण दोष तुरंत कोष्ठ से शाखा या मर्माशय संधि में पहुंच जाते हैं, और संन्यास वगैरह जो अवस्था होती है ये उसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार का पैरालिसिस होता है, तो उसके बारे में इसके बारे में सोच सकते हैं।
और वायु का निग्रह करने से दोष कोष्ठ में आ जाएंगे फिर से। तो ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। मैंने एक मरीज देखा था हमारे क्लिनिक में काम करने वाली लड़की थी, उसकी बहन, तो उसको शॉक लगा इलेक्ट्रिक का, और शॉक लगने पर हाथ की पूरी ताकत चली गई और वो वैसे ही हाथ हिलाते हुए, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्लिनिक में आए। तो वो तुरंत एक 10-15 मिनट में भी पहुंच गई वो वहां। तो अभी कारण तो स्पष्ट था कि इलेक्ट्रिक शॉक की मैंने कभी भी ट्रीटमेंट कहीं की नहीं थी, पेशेंट मेरी देखा भी नहीं था, लेकिन ये बात की वजह से है ऐसा समझ कर बस्ती दिया। और कोलटकर सर का एक कहना था कि तीक्ष्ण बस्ती देना है, तो उन्होंने स्नेह के साथ दशमूलारिष्ट का प्रयोग किया था, मैंने भी वही किया। कुछ निर्गुटी तेल वगैरह ऐसा था और उसमें दशमूलारिष्ट डाल के बस्ती दे दिया, तो तुरंत वायु का निग्रह हो गया और एक क्षण में हाथ नॉर्मल हो गया। ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी कि इतना तुरंत इफेक्ट इस प्रकार से मिले। लेकिन ये मेरे ही क्लिनिक में हुआ ऐसा था, सिर्फ वाले क्लिनिक में, तो उसके बारे में वायु का निग्रह क्या होता है ये एक अहम चीज रहेगी। अगर हम प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं तो वायु का निग्रह हम करते हैं। इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग साइट पर अपलोड होगी क्या? वो तो होगी, उन्होंने बता दिया है। हाँ, यूट्यूब चैनल पे आ जाए। बस्ती एज कोष्ठ, प्लीज एक्सप्लेन रिगार्डिंग प्रमेह एंड वृक्क व्याधि। ये बड़ा सवाल है, मैंने इसके बारे में काफी बार बात की है एक्चुअली। हाँ, ऐसी स्थिति है कि जब हम खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, उसका अन्नव स्रोत उदकव स्रोत के जरिए पचन होगा, और फिर उससे सार पित्त विभाजन होगा, रस आहार सार से रस वगैरह धातु बनेंगे, और पित्त जो है वो घन पित्त द्रव पित्त के जरिए मूत्र में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव पित्त जो है। तो जब भी कभी हमारे पास प्रमेह के या किडनी फेलियर के मरीज आते हैं, तो पहली अहम चीज है कि हम डायफ्राम को देखें और उसका पचन कैसे दुरुस्त हो जाए इसके बारे में सोचें। हाँ, तो बहुत सारे सीकेडी मरीज में ये दिखता है कि अगर लंदन पाचन वगैरह करवाएंगे, पानी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ये पानी का अजीर्ण होता है वहां पे, तो पानीयम न तो पानीयम ये प्रदर्शित है। अजीर्णे कथिते चामम पक्वे जीर्णे पे नेतर शीते विधिरे तत्व जीर्णे शिशु, आसान संग्रह का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। तो हम बताते हैं कि पानी का काढ़ा बनाओ, सोना और लागा डाल के 2 लीटर पानी उबाल के आधा लीटर भी तो उतना ही पियो, इस प्रकार से। तो ऐसा करने से जो स्थित जल है उसका पचन होने लगता है, और वो पचन होने लगेगा तो मूत्र का मान बढ़ता है इस प्रकार से। ये पहली लेवल पे करना है। अगर इसमें से वो क्लेद जो है वो आगे चला जाता है, रस तक मांस मेद तक पहुंच गया इस प्रकार, तो मेद का मतलब स्वेदन इस प्रकार का बताया गया है। तो अगर स्वेदन कराते हैं तो भी वो निकल जाएगा इस प्रकार से। लेकिन उसका पचन भलीभांति वहां पे नहीं हुआ, तो फिर वहां से बस्ती में ले आने की संप्राप्ति प्रमेय की। तो ये जो क्लेद है, अतिरिक्त क्लेद है, जो कफज में हमें दिखाई जाता है, दिया जाता है, वो शरीर अपने आप कोशिश करती है कि करो कि ध्यान समुद्र में उष्ण स्थान है वो पित्तम परिदृश्य चापी वगैरह वगैरह, जो तो उसको बस्ती में लेके आता है, पित्त लेके आता है, और शरीर की ये चेष्टा रहती है कि उसको बाहर निकाल दे। हाँ। तो ये दूसरा बैरियर होगा कि वहां पे अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो ये बेहतर इस प्रकार का है। और मूत्र से क्लेद वाहनम स्वेद से क्लेद विद्धि, इन दो जो कार्य है, इन दोनों के फंक्शन है, उसका भलीभांति इस्तेमाल कर पाएंगे तो अच्छा परिणाम मिलता है। बहुत सारे मरीजों में व्यायाम करने से प्रमेह कम हो जाता है, स्वेद कम हो जाता है, क्योंकि स्वेद आता है, स्वेद के जरिए अतिरिक्त स्वेद बाहर निकाला जाता है।
और मूत्र के जरिए शरीर निकालता रहता ही है इस प्रकार से। तो इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, स्वेद और मूत्र इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। वो अगर हम भली भांति कर पाते हैं तो अच्छा रहेगा इसके बारे में। तो ये हर मरीज को देखकर उसकी पूरी हिस्ट्री लिखकर उसके बारे में सोचना है, यही बेहतर है। प्लीज अराबोरेट फुफ्फुस ही उदानाधार फ्रॉम शानवर प्रथम पिंडल कोशिका। मैं एक बार वो रेफरेंस देखूंगा, तभी उसके बारे में बता सकूंगा। सब अभिवर्णित सभी शाखा हस्त पाद रसाग्र फिर शिर का विचार। शाखा जो है रक्तादि धातु बताया गया है, शाखा रक्तादय त्वच, और उनसे जो भी अवयव बने हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं इस प्रकार के। और शिर जो है वो भी आखिर बहुत सारे अवयवों से बना, इसका इंद्रिय वगैरह सब उसमें है, उसी से बना है। तो धातु उपधातु इनको छोड़कर कोई विचार नहीं रहेगा। शरीर के जो अवयव है उनके बारे में इनके सिवाय कोई विचार नहीं रहेगा। अगर ये रक्तादि धातुओं में चला जाता है शाखा में इस प्रकार से। और एक मध्यम वर्ग मार्ग जो बताया गया है कि ये शिव हृदय बस्त्यादि मर्माणी हस्तांच संध्या से रास्ता तो वहां से भी उसको वापस लेके आने का है, ये भी है। लेकिन मर्म के बारे में भी सिरा मर्म है या मांस मर्म है, इस प्रकार के निर्देश है। तो सिरा दृश्य है और मर्म स्थान है, मांस दृश्य है और मर्म स्थान है, उनका थोड़ा सा अलग विचार करना है। यथासंदम विनिर्हय तसे दोषांच्या निर्वहणासंदर्भात सांगितले ना आपण हृदय उंडूक फुफ्फुस या स्थानाचा शोधन उपक्रमांच्या अनुषंगाने चिकित्सक कसा विचार करावा। सवाल हिंदी में पूछे ज्यादा बेहतर है। तो मेरा मंतव्य है कि जिस प्रकार से दोष कहां से कहां गए, ज्यादातर दोष अंतकोष्ठ से ही शिव हृदय बस्त्यादि मर्म और शाखाओं में जाए। ये थोड़ी टिपिकल है। स्थानान नामाग्नि पक्वाना मूत्र से कोष्ठ इत्यादि दिए थे। इसमें रक्त का जो कोष्ठ है उसके बारे में ज्यादा जिक्र हो सकता है, क्योंकि वो भी एक शोधन उपक्रम है और उसके जरिए दोषों को बाहर निकाला जा सकता है। यथासंदम विनिर्हरे ऐसा जो है वो अंत्याशु युक्तम वक्त्रेण द्रव्यमाशयान बलान घाणेन च उद्योतृत्वान पक्वाधानात बुधेन च, ये पंचकर्म जिससे किया जाता है उन्हीं के बारे में ज्यादा जिक्र है। तो दोष के नजदीक का स्थान कौन सा है कि जिस स्थान से वो दोषों को निकाल सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि जिसके जरिए एक कोष्ठ का माध्यम बनाते हुए लोग दोष अन्य स्थानों में चले गए हैं, शाखा मर्मा से संधि चले गए हैं, दूसरे कोष्ठ में चले गए हैं, उस प्रकार की अगर संप्राप्ति हो तो उनके बारे में सोचना है। जैसे कि बस्ती के बारे में मैंने कहा, ये भी एक मर्म स्थान है बस्ती, और हृदय भी मर्म स्थान है। अभी दातार गुरु जी का जो कहना है थोड़ा सा कि उदक वह स्रोत या पानी का पचन ठीक ढंग से होता नहीं है, तो वो जिनको वृक्क कहते हैं नाभि के नीचे, वहां पे संचय होता है इस प्रकार से, और फिर मोक्ष गुड़ हरुड़ वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों के इस्तेमाल से उस अपधातु का पचन होकर वो निकल जाता है। तो यही बात इसमें अहम है कि बस्ती का इस प्रकार से कोष्ठांत के जरिए विचार करना और मूत्र के द्वारा दोषों को बाहर निकालना, ये एक अहम चीज है। और जो स्पष्ट रूप से प्लूरल इफ्यूजन में, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में या फिर सीसीएफ में दिखाई देती है, और उस प्रकार के क्लेद का अगर हम भली भांति पचन करेंगे तो वो वहां से निकल जाएगा। अभी दोषों की कौन सी गति चालू है ये जानने के लिए कैसे निरीक्षण करें। सभी गतियां चालू रहेगी वास्तव में। जो तीन गति शुरू में मैंने बताई थी कि क्षय स्थान वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति,
ऊर्ध्वं चादश्च तिर्यक् च विद्यया त्रिविधा परा, त्रिविधा च अपरा कोष्ठ शाखा मर्मास्त्र संधिषु, ये तीनों गतियां चालू रहती। और दो कोष्ठ से शाखा मर्मास्त्र संधि और उसमें फिर वापस कोष्ठ में, इस प्रकार के जाते जाते रहेंगे। अभी जब वो शाखा मर्मास्त्र संधि में जाकर विकार निर्माण करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, तो उनके बारे में सोचना। ततस्ताश्च विलम्बेन भूय हेतु प्रतीक्षाः, वो कभी कभी विकार निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पे राह देखते रहेंगे कि तो और एक कोई कारण हो जाए तो हम विकार प्रकट करेंगे, इस प्रकार से। तो उनको कोष्ठ में लाना है, ऐसा ही शास्त्र का निर्देश है। तो शमयत्तान प्रयोगेण सुखम व कोष्ठमाने ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश यथा संगम नियमित, इस प्रकार से। तो शमयत्तान प्रयोगेण, उसका शमन से, शमन प्रयोग से शमन करे, नहीं तो कोष्ठ में लाए, और कोष्ठ में आ गए हैं ऐसा समझकर यथा संबंध नियमित, जो नदी की मार्ग है वहां से निकाल। गर्भाशय को कोष्ठ स्थान मान सकते हैं सर या नहीं, मुश्किल है बताना। एक तो साक्षात निर्देश नहीं है, और गर्भाशय से लेकर पूरे बदन में ऐसे दोषों का फैलाव हुआ है और वापस गर्भाशय में आए हैं, इस प्रकार का नहीं देखा है। एक ही चीज है, जब ये सल्फिन जो ग्राफी होती है और हवा भरी रहती है, तो कई औरतों को उससे बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, पूरे शरीर में वायु फैल जाता है इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और फिर गर्भाशय से बाहर निकलेगा, ऐसा। तो एक अहम चीज रहेगी कि इस प्रकार से गर्भाशय से भी वायु निकलता है, जो वहीं से घुसाया गया है वो वहीं से बाहर निकलेगा, ये बात हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अन्य कोष्ठांगों के बारे में बताया गया है, वहां उस प्रकार का यहाँ पे निर्देश नहीं। एक बात हो सकती है कि रक्त प्रदर वगैरह जो संप्राप्ति है या श्वेत प्रदर की संप्राप्ति है, उसको अगर हम कुछ दवा दे के दबा देंगे। अभी ये रक्त प्रदर के बारे में ऐसा किया जाता है कि आईयूडी इस प्रकार के कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइस रखते हैं, हार्मोन्स देते हैं, और फिर रजस्राव बंद हो जाता है इस प्रकार से। और मैंने अजीब सुना था कि 3-3 4-4 बरस तक ये रखते रहते हैं, तो ये काफी अजीब चीज है। तो इससे जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा शरीर में, उसको हम कैसे देखेंगे, ये एक अहम चीज है। तो उसके लिए उस रक्त पित्त की चिकित्सा या रक्त प्रदर की चिकित्सा करना जरूरी है। और फिर हमारे लिए, हमारे यहाँ मरीज किसी दूसरे जरिए आएगा, और हमें ये हिस्ट्री लेके फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वातदोष स्थान पक्वाशय कटिस्थिति शोथा से, इस स्थान में कुछ स्थान शाखा में और कुछ कोष्ठ में पाए जाते हैं। तो जब शाखा कोष्ठ या कोष्ठ शाखा गति होती है, तब इन स्थानों का कुछ रिलेवेंस हो सकता है क्या? पक्वाशय में होने वाला वातदोष प्राय कटिस्थिति में ज्यादा आसानी से जाकर व्याधि निर्माण करेगा, उसी तरह अन्य दोषों के बारे में हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। गोलटकर सर का ये कहना था कि विहारात्मक जो हेतु है, उनके जरिए बाकी अवयवों में भी इस प्रकार से, या बाकी जो दोष स्थान है वहां पे भी दोष संचय प्रकोप आदि अवस्थाएं हो सकती है। लेकिन एक दोष प्रकोपित होने पर दूसरी जगह पे भी जाएगा, ये भी हो सकता है इस प्रकार से। श्लेष्माशयानाम शून्यत्वम, ये अपक्षय के बारे में बताया गया है। तो एक जगह क्षय हो गया तो बाकी जगह से भी कफ उसमें आ जाता है और उसमें भी शून्यता हो जाती है। ये एक अहम चीज उसके बारे में बताई गई है, कफ क्षय के बारे में। तो इस प्रकार से पक्वाशय में वात को अगर जीत लिया तो बाकी समय जगह जो वात है उसका भी कंट्रोल हो जाता है, ऐसे कौन तो कहीं कहना है। तो जिस प्रकार से ये हो सकता है, उसी प्रकार से वहां से दोष दूसरे स्थान में भी चले जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। मूत्र एक क्लेद का वहन करता है, इसका अर्थ ये हो सकता है कि मूत्र और क्लेद ये एक दूसरे से अलग है, बराबर है, अलग ही है। मूत्र तो अन्न का मल है, द्रव स्वरूप मल है, और क्लेद उसका एक हिस्सा है। वैसे क्लेद पचन में भी चाहिए,
उष्मा वायु क्लेदः वगैरह जो बताए गए हैं कि पचन के लिए आवश्यक चीज है, लेकिन जो अतिरिक्त क्लेद है उसको बाहर निकालने का तरीका मूत्र है। तो ये दोनों अलग है, ऐसा नहीं है। और क्लेद वैसे अनेक रोगों में दूषित के स्वरूप में पाया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा अलग से ही सोचना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आगे चलेंगे, नहीं तो हाँ, यहीं पे रुकते हैं। मूत्र केवल लवण रस का ही क्यों है और पीला ही क्यों आयुर्वेद दृष्टि से? यहाँ पे गैर लागू है प्रश्न, मालूम नहीं किस लिए पूछ रहे हो इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार के जो भाव निर्माण होते हैं, मूत्र और स्वेद ये दोनों पित्त के आश्रय इस प्रकार के हैं, और इसलिए ये लवण रस का उसमें होना या पीला रंग होना, ये इसमें संभव इस प्रकार का है। लेकिन मेरे मन में एक सुझाव है कि लवण रस का सृष्टि में क्या साइकिल है और शरीर में क्या साइकिल है, ये देखिए, उसके बारे में संशोधन करें इस प्रकार से। और वैसे सिर्फ लवण रस का ही नहीं, मधुर आदि सभी रसों के बारे में इस प्रकार का अगर विचार हम कर पाते हैं तो एक वो आयुर्वेद की अलग दृष्टि उसमें होगी। और समुन्द्र का जो पानी है वो लवण रसात्मक क्यों है, ये एक अहम चीज है। उसमें लवण रस इतना क्यों है ज्यादा मात्रा में? तो शायद ये जो अड़वानल है और एक अग्नि है भीतर, अ, इसके जरिए ये होता है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ये टोटली आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, तो बताना काफी मुश्किल होगा इस तरीके से ऐसा क्यों है इस प्रकार से। तो ठीक है, मेरे ख्याल में यहीं पे रुकते हैं। जी सर। सर दोष जब सम्यक रहते हैं, स्वस्थान में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो उनकी कोष्ठ शाखा गति नित्य स्वास्थ्य के अनुवर्तन के लिए होती होगी। होती है। तो क्या जब क्षय जी, तो क्या क्षय वृद्धि होती है और फिर इनकी गति एक दूसरे में होती है, तभी वो विकृति उत्पन्न करते हैं, ऐसा ही कहेंगे क्या? तीनों अलग अलग है। क्षय गति और वृद्धि गति ये भी विकृति निर्माण करते हैं, केवल समगति ही स्वास्थ्य बनाने वाली है। ऊर्ध्वम चादश्च तिर्यक् ये प्राकृत दोषों के लिए भी है और विकृत दोषों के लिए भी है। और शाखा मर्मा से संधि ये जो गति है, कोष्ठ शाखा मर्मा से संधि गति, ये भी प्राकृत भी है वैकृत भी है, दोनों तरीके से काम करती रहती है, तो सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी। विल मीट अगेन ऑन थर्सडे, स्पीकर विद सुस्मिता दुबेश्वर। व्यायाम से दोष कोष्ठ में आते हैं। कोष्ठ में नहीं आते हैं, कोष्ठ से निकल जाते हैं। व्यायाम दोष स्पेशा शाखा सहिता करना तभी कोष्ठात् शाखास्ति निर्माणी चित्रम मारुतस्य। तो जो व्यायाम करते हैं तो वहां पे दोषों की जरूरत बाहर ज्यादा रहेगी, इसलिए वो दोष कोष्ठ में से निकल जाते हैं, तो इसीलिए खाली पेट व्यायाम करना है ऐसा बताते हैं। तो बाद में दोष फिर से कोष्ठ में आएंगे इस प्रकार से कहेंगे। लेकिन अपक्व आहार रहेगा तो वहां से वो दोष उनको अपक्व आहार को लेकर शाखाओं में चले जाएंगे, जो आमवाद में बताया गया है। एकदम मुक्त तो यन्नम व्यायाम पूर्वक था। तो स्निग्धन करने के पश्चात, खाने के पश्चात अगर व्यायाम करेंगे तो वो आम धातुओं में चला जाएगा, इसलिए दोष कोष्ठ से निकल जाते हैं और ये अच्छा नहीं है। सर हृदय आमाशय द्वार, ये जो है रेफरेंस, हम्म, तो ये हृदय एज ए हार्ट ऑफ एनाटॉमी ही लेना है या अपना शारीर भिन्न समझना है? अपना बात शारीर बिंदु समझना है। जी। मॉडर्न एनाटॉमी को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है हमारे शारीर की, जी। और जी।
हम कॉन्फ्रेंस कैंसर कॉन्फ्रेंस के लिए महाबलेश्वर में मिले थे और उनका कहना था कि वमन जो है वो सिर्फ स्टमक वॉश है। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है वो स्टमक वॉश नहीं है, दोष बाकी जगह से वहां पे आते हैं, कोष्ठ में आते हैं और बाहर निकाले जाते हैं। तो बोले कि आप मुझे एनाटॉमिकल कनेक्शन दिखाओ कि कैसे आते हैं। मैंने नहीं, एनाटॉमी हमारी नहीं है, एनाटॉमी आपकी है, तो आपको ही उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। हमारे हिसाब में वो शाखाओं में स्थित है, वो दोष कोष्ठ में आ गए, हाथ पे कुछ कुष्ठ जैसा है, वो बंद दे दिया और कुष्ठ निकल गया, ये तो हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारे एनाटॉमी के मुताबिक है, केवल आपके एनाटॉमी ही श्रेष्ठ है या वही सही है ऐसा क्यों मानते हैं? वैसे देखा जाए तो एक्यूपंक्चर में भी ये जो शक्ति की धारा बताते हैं, तो एलोपैथी अभी उसको मानने लगती है क्योंकि उसके रिजल्ट्स हैं इस प्रकार से एक्यूपंक्चर के। तो हमारे हिसाब से हम चले वो बेहतर है कि हमारे हिसाब में कोष्ठ शाखा गति है और उसके आधार पर ये दोष कोष्ठ शाखाओं से निकल के कोष्ठ में आएंगे। शरीर के सभी भाव आहार जैसे स्वभाव होगा ऐसा होगा क्या? जैसे नवरात्र में लवण पूर्णता त्याग करके सिर्फ मधुरादि क्षीर आदि आहार लेते हैं तो स्वेद का मधुर रस मधुर हो जाता है, इस बारे में कैसे विचार करें? वो जिस प्रकार का कारण होगा उस प्रकार का कार्य होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर ऐसा अनुभव है कि स्वेद माधुर्य हो जाता है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है कि कारणानुरूपम कार्य इस प्रकार का है, तो इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं इसके बारे जी, धन्यवाद सर। आपने बहुत समय देकर हमारे विचारों की गति सम्यक की है और इसी में। गति से हम फिर से सोचकर फिर से यही विषय पढ़ेंगे और समझेंगे। पुनश्च हाँ धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है, इस प्रार्थना से जी, करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः एकः धन्यवादः।